हाँ जी, सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स 24 फेब 2020 के 2021 के, ठीक है। सबसे पहले इंद्रधनुष 3.0। तो बेसिकली कोविड के चलते हुए जो आपका इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन का मतलब वैक्सीन देने का जो वैसे प्रोग्राम था, वो काफी डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि सारी मेडिकल टीम्स, हर चीज, हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड की बैटल में ही लगाना पड़ा। तो इंडिया अपने वहां पे चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन, ये दो टारगेटेड सेक्शंस है, ठीक है, उन्हें इम्यूनाइज करना चाहता है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 2 और ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। इन सबको वैक्सीन देना चाहता है ताकि बहुत सारी डिजीजेस से प्रिवेंशन हो सके अल्टीमेटली, ठीक है। तो उसी के चलते हुए मिशन शुरू किया गया था, मिशन इंद्रधनुष। इसका एम है कि इंडिया में 90% फुल कवरेज हो। देखो 100% नहीं है, सिर्फ 90% का टारगेट है, ठीक है। अगर 100% कवरेज ऑप्शन में बन के आई, गलत है, ठीक है, क्योंकि टारगेट सिर्फ 90% का। उसके बाद इसके अंडर इसे सिर्फ बोला जाता है कि इसके अंदर 8 वैक्सीन, स्टार्टिंग में 8 थी, ठीक है, अब ये टोटल 11 हो गई है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 बीमारियों के नाम याद रखने हैं तुमने कि इंद्रधनुष के अंदर कौन सी बीमारियां कवर्ड है, ठीक है, क्लियर है, वो तुमने इससे याद रखने हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस प्रोग्राम को चला रही है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल वर्जन था वो वैसे एक्चुअली 1978 से चल रहा है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया जो था, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जिसे कहते थे, ये उसी का ही आगे और रिफॉर्म्ड वर्जन है, और ज्यादा टारगेटिंग की जा रही है और ज्यादा बीमारियों को कवर किया जा रहा है। वैक्सीन देने का ये पर्पस है, जैसे कि पोलियो ही लगा लो, इंडिया पोलियो को एलिमिनेट कर चुका है, 2016-17 में एलिमिनेट कर दिया था। WHO स्टेटस देता है कि कौन सी कंट्री फ्री होगी है। तो ये अभी भी हम पोलियो क्यों देते हैं, आजकल पोलियो की एड लगातार इसी चीज की आ रही है। इस साल जो PCS में पोलियो का क्वेश्चन आया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स, कौन सी स्कीम्स आने वाली होती हैं, महीना 1.5 महीने पेपर से पहले जो आपके रेडियो पे एड्स चल रही होती है ना, उनके ऊपर खास फोकस किया करो। बहुत बारी हुआ है जो रेडियो पे एड्स चल रही हैं सरकार की, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। आपकी लेटेस्ट रेडियो पे एड 2021 के स्टार्टिंग से शुरू की है, वो है अमिताभ बच्चन, पोलियो के कैंपेन में वही वन ऑफ दी वो रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं उसके। तो उन्होंने एक एड रिकॉर्ड की जिसमें बोला है कि इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है, पर हमें अभी भी केयरफुल रहना है ताकि पोलियो वापस ना आ जाए, इसलिए अपने बच्चों को 2 बूंद पिलाइए। तो पोलियो के ऊपर खास फोकस था, इसलिए पोलियो पे क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। तो हाँ जी, इंडिया इंडिया तो बहुत पहले होगी, मतलब, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसीलिए प्रोग्राम चला रही है ना, लोगों को लगा पोलियो फ्री होने का मतलब है कि इंडिया में पोलियो वायरस अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादातर इम्यून हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आने वाली जनरेशन इफेक्ट नहीं हो सकती। अगर हम वैक्सीन लेना बंद कर देंगे, पोलियो फिर से आ सकता है। जिन्हें तो वैक्सीन मिली हुई है उन्हें तो नहीं इफेक्ट करेगा, पर बाकियों को तो कर सकता है ना, इसलिए, ठीक है। सर नेक्स्ट इज 3.0 क्या है? हाँ जी, 3.0 मतलब उसका थर्ड फेज, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बेसिकली आपका सरकार ने
2 साल पहले ही बनाया था, ये बहुत ही नई बॉडी है, यहाँ पे लिखा हुआ था 2 year old बॉडी। ठीक है, इससे बेसिकली आपकी सरकार ने बनाया है इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए और उसे साइंटिफिक लाइन पे लाने के लिए। ठीक है, और टू स्टॉप स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स एंड मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स, उनका स्लॉटर यानी कि उन्हें काटना भी बंद करें। ठीक है, क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बलका जी दोबारा कनेक्ट करके देख लीजिए। ठीक है, बाकी उनको आवाज आ रही है, पर मुझे बोला हुआ भी कैसे सुनाई देगा? मैं टाइप भी नहीं कर सकता। उन्होंने डिस्कनेक्ट करके हम कर लिया। द कैटल पॉपुलेशन इन द कंट्री, तो बिकॉज इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन और उसकी ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी से जुड़े हुए बाकी पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आयोग का क्या काम है? कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट करना इंडिजिनियस ब्रीड्स की। ठीक है, अब इंडिजिनियस ब्रीड से तुमने एक काम करना है। अब क्योंकि अगर ये मैं करंट अफेयर में लिखने आता तुम्हारी ये 12 पेज की 24 पेज की बन जाती है, तो इस कारण ये तुमने काम करना है। इंडिजिनस ब्रीड्स कौन सी हैं? जैसे सहीवाल होगी, ये सारी होगी, ये कितना दूध देती हैं और ये इंडिया के कौन से कोने में कौन सी ब्रीड पाई जाती है, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी विकासपीडिया। ये सरकार की अपनी साइट है, तुमने सिर्फ गूगल पे जाके लिखना है इंडिजिनस ब्रीड्स विकासपीडिया, पेज अपने आप खुल के आ जाएगा। उसके अंदर जितना तुमने पढ़ना है उतनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये काम आज के आज कर लेना। कौन सी गाय कितना दूध देती है कल मैं पूछूंगा। ठीक है, ये मजाक ना लो, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आपके यूपीएससी के ऑर्गेनाइज करवाए जाने वाले पेपर सीडीएस के अंदर आया हुआ है। सीडीएस के अंदर क्वेश्चन था कौन सी इंडियन ब्रीड सबसे ज्यादा दूध देती है। हाँ जी, इंडिजिनस का मतलब जो हमारे यहाँ पे नेटिव है, जो इंडिया में पाई हुई, इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई और इंडिया में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल है, हमें लगते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दूध बारे थोड़ी पूछेंगे। नहीं, सारी ब्रीड नहीं पढ़नी, उसमें लिमिटेड ही लिखी हुई है, 6-7 लिखी हुई है बस। जो इंडियन ब्रीड्स हैं वो पढ़नी है, फॉरेन की ब्रीड्स पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंडियन जो विकासपीडिया पे लिस्टेड है बस वही वाली। ठीक है, वहां पे उन्होंने ये पॉइंट भी लिखा है कौन सी स्टेट में कौन सी वैरायटी मिलती है, कितना दूध मिलता है, वो वहां से वो पढ़ना है। क्लियर है? ये तुम्हारा काम है। बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना, किसी में भी कोई भी डाउट हो वो पूछ लेना। ठीक है, और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग विल फंक्शन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, गोबर को एज अ सेलिंग कंपाउंड बनाने के लिए, गोबर बेच सके, ठीक है, फर्टिलाइजर है ना, तो उस चीज वो वाली इकोनॉमी यूज करने के लिए ये वाला मिशन बनाया गया। तो इस मिशन के भी पॉइंट्स पढ़ लेना। क्लियर है? कभी भी एक करंट अफेयर के अंदर भी कोई स्कीम मेंशन होती है वो पढ़ना तुम्हारा काम रह जाता है। क्लियर है? क्योंकि नहीं तो करंट अफेयर अपने आप में वास्ट ही होते जाए। मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है, मेरे पास जगह भी लिमिटेड है, तो ये थोड़ा सा 90% काम किया हुआ मिलेगा, 10% काम तुम्हें करना है। तो ये 2 काम इस करंट अफेयर के अंदर तुमने करके रख लेंगे। क्लियर है?
नेक्स्ट इज मगर क्रोकोडाइल। इंडिया के अंदर क्रोकोडाइल्स की कितनी वैरायटियां पाई जाती हैं? एक मगर और एक सोल्ट। तो वो तीसरा क्या है? एलिगेटर थोड़ी है, क्रोकोडाइल ही है वो, ये स्पीशीज अलग अलग है। इंडिया के अंदर 3 वैरायटी पाई जाती हैं, मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। ठीक है, जो घड़ियाल है वो फ्रेश वाटर रिवर, आपकी गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज में घड़ियाल पाया जाता है। घड़ियाल पतली सी लंबी सी चोंच होती है उसकी, और वो सिर्फ फिशेस खाता है। मगर जो है ये आपके मडी वेटलैंड्स में रहता है, ठीक है, लेक्स, रिवर, मार्शेस, ये सारी चीजों में, मतलब जो इनबाउंड, समुद्र में नहीं, इनबाउंड जो अंदर कहीं पानी है ये वहां पाया जाता है। शैलो पानी होना चाहिए, ज्यादा डीप पानी में ये नहीं जाता। ये वल्नरेबल लिस्टेड है, ठीक है, भूटान और म्यांमार में ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, और बाकी वल्नरेबल और IUCN की लिस्ट में इस टाइम लिस्टेड है। ठीक है, क्लियर है? तो ये लेक्स पॉन्ड इसमें पाया जाता है। ईरान से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट सारी जगह ये फैला हुआ है। क्लियर है? तो ये किस रंग का दिखता है, इसके अंडे कैसे दिखते हैं, और बेसिक फैक्ट यहाँ से एक बारी ओवरव्यू कर लेना, क्योंकि इस साल हाथी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो अगले साल मगर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, कितने अंडे देता है, ये यहाँ पे जो फैक्ट लिखे हैं बस उसे पढ़ लेना। फिर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, ये एक NGO है जो थाने और पुणे में रजिस्टर्ड है। ठीक है, कई बार जनरली बस ये पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। आपको सबसे जनरल क्वेश्चन जैसा ऐसा आता होता है ना, आपके उसके रिगार्डिंग आपके UPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, लैंसेट क्या है? – 2016 में किसी एक सेट का सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था, लैंसेट क्या है? लैंसेट एक दुनिया की मेडिकल जर्नल है, जिसके अंदर लोग अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवाते हैं ना, लैंसेट वो है। ठीक है, पर ये मेडिकल की फील्ड में बहुत फेमस है लैंसेट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे कभी ये भी आ सकता है कि ये एक NGO है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है? एक NGO है। क्लियर है? तो इसका गवर्नमेंट से वैसे कुछ लेना देना नहीं, बाकी पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये सिर्फ NGO के तौर पे याद रखना, वो सबसे मेन चीज है। नेक्स्ट इज डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल, डाक। इंडिया के अंदर कोई भी डिफेंस परचेज होना है, चाहे वो गन्स होनी है, चाहे वो टैंक होना है, चाहे वो रफाल जब एयरक्राफ्ट आए थे, कुछ भी अप्रूव होना है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अप्रूव होता है। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसमें तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों इन्वॉल्व है, और आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड। इससे अलग क्यों लिखा है? देखो, आपके इंडिया में 2 टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। 2 फोर्सेस कौन से टाइप की होती हैं? एक होती हैं मिलिट्री फोर्स, ये जो 3 हैं ये मिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस। ये जो होती है इन्हें कहते हैं पैरा मिलिट्री, जैसे आपकी BSF, CRPF, ITBP, ये जो तुम फोर्सेस देखते हो ये एक्चुअली आर्मी का हिस्सा नहीं है, इन्हें कहते हैं पैरामिलिट्री। फर्क आता है इनकी कमांड में, इन्हें कमांड कौन कर रहा है? इन्हें, ये तीनों कमांड्स को सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करती है। जो पैरामिलिट्री होती है उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल करती है। ये फर्क आता है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड को इसके थ्रू एक्विजिशन, फिर बाकी फोर्सेस तो आई नहीं, सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड क्यों? बाकी तो और कोई भी होम मिनिस्ट्री की, मतलब पैरामिलिट्री मैंने बताया ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड पैरामिलिट्री है,
पर बाकी पैरामिलिट्री तो लिखी नहीं। इंडियन कोस्ट गार्ड क्यों लिखी हुई है यहाँ पे? क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की ड्यूटीज अलाइंड है नेवी के साथ बहुत ज्यादा। इस कारण या तो देखो, अगर इंडियन कोस्ट गार्ड को बिल्कुल अलग कर देते हैं, नेवी और इनके व्हीकल्स में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है। तो हमने क्या किया, दोनों के एक्विजिशन को एक साथ डाल दिया, ताकि जो चीज इन्हें मिल रही है वो नेवी को ना दें, जो नेवी को मिल रही है वो इन्हें ना दें। सर फिर तो बीएसएफ को, एसएसबी को और आईटीबीपी को मिल जाएगा डिप्लॉय, तो वो क्या है? आर्मी के साथ कभी डिप्लॉय नहीं होते वो। उनका फील्ड देखो, आर्मी हमेशा रिजर्व्स में रहती है, ये तो पेट्रोलिंग में भी इनका ये एरिया है, कोस्ट गार्ड का भी यही एरिया है, दोनों का एरिया सेम आ गया ना। दूसरी साइड पे कंट्री बहुत बड़ी है, अलग अलग बॉर्डर्स की जिम्मेदारी है। आर्मी को तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया है, आर्मी को काम दिया है कि उन्हें वॉर की तैयारी करके रखनी है। जो जनरल डिफेंस है, एवरीडे डिफेंस, स्मगलिंग, ये सब कुछ रोकना, ये पैरामिलिट्री का काम है। तभी आपकी जो बॉर्डर पे, जैसे पाकिस्तान और ये इंडिया की बॉर्डर जितनी है, इसके साथ बीएसएफ लगी होती है, आर्मी नहीं लगी होती है। चाइना के साथ आईटीबीपी लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ बीएसएफ लगी है, ठीक है। नेपाल के साथ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, वही आपके भूटान के साथ लगी हुई है, ठीक है। आपकी असम राइफल्स म्यांमार के साथ लगी हुई है। तो ये अलग अलग पैरामिलिट्री उन्हें संभाल रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की। ये सारी कैपिटल एक्विजिशंस और नई पॉलिसीज को भी अप्रूव करती है, ठीक है। एक जो आर्टिकल कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था शायद तो मैंने शायद तुम्हें मार्क उस दिन, तब अभी मिनट तुमने लेना नहीं शुरू किया था। एक आर्मी के लिए दोबारा से सजेशन आया था एडिटोरियल में, टूथ टू टेल रेशो। आर्मी को अपनी टूथ टू टेल रेशो इंप्रूव करने की जरूरत है, या टीथ टू टेल, जैसे मर्जी कह लो। क्या मतलब होता है इसका? दांतों से क्या काम करते हो? चबाते हो, किसी भी चीज को काटते हो, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो आर्मी का कौन सा अंग है जो एक्चुअली काटता है? जो सोल्जर है वही है हार्म पहुंचाने के लिए। तो आर्मी की टेल क्या है? आर्मी की टेल है जो उसकी सप्लाई लाइन है, जो उसके अंदर ड्राइवर्स लगे हुए हैं, शेफ लगे हुए हैं, ये सब कुछ जो लगे हुए हैं। होता क्या है, आपके नॉर्मल आर्मी के सोल्जर्स को ही ट्रेनिंग देके उन्हें ही बाद में ड्राइवर या कभी कुछ और सिविलियन जॉब्स आर्मी के अंदर दे देते हैं, जिनका एक्चुअली उनका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि तुमने एक सोल्जर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, उसका काम ड्राइविंग का थोड़ी है। तो ये सजेशन गवर्नमेंट के आगे बहुत टाइम से घूम रहा है कि ये जो सिविलियंस जो जॉब कर सकते हैं आर्मी के अंदर, उन्हें उन जॉब्स को फ्री करके आपके सोल्जर्स को टूथ यानी कि एक्टिव ड्यूटी पे लगाया जाए और टेल का काम सिविलियंस को दिया जाए, मतलब सिविलियंस हायर करो और उन्हें ये काम दो, ठीक है। ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है आर्मी की, कि हर सोल्जर एक्टिव ड्यूटी पे डिप्लॉयड है, वो होता है टूथ टू टेल, कि एक सोल्जर को लड़ाने के लिए पीछे कितने लोग लगे हुए हैं। नेहा किसे लिख रहे हो ये? सॉरी सर, एवरीवन हो गया, पता नहीं कोई राज है सर, वो पता नहीं क्या पूछ रहा है, पता नहीं कौन है, मैं पूछ रही हूँ कौन है। उम्मीद है वो, पर उम्मीद बीच में क्लास को तंग ना करो, ठीक है। तो टूथ टू टेल रेशियो का मतलब है कि एक सोल्जर को बैटल में जाने के लिए पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, ये डिक्रीज करनी जरूरी है। इस टाइम इंडिया की ये कुछ 5 से भी ज्यादा है कि एक सोल्जर जो फ्रंट लाइन पे है उसे सपोर्ट करने के लिए पीछे 5-5 लोग लगे हुए हैं। तो ये आगे बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी कोई पॉलिसी में अगर अप्रूव करना होगा, वो भी डिफेंस
एक्विजिशन काउंसिल ही करेगा। इसका चेयरमैन होता है आपका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो इस टाइम कौन है? राजनाथ सिंह। ये लिखा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है। और ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का सबसे पहले रिकमेंडेशन आया था कारगिल वॉर जब खत्म हुई थी, उसके बाद रिफॉर्मिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम आपकी पॉलिसी बनाई गई और उसमें इसे भी सजेस्ट किया गया था। एक जो आपकी और बॉडी न्यूज में थी इसके साथ ही, वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आती है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका काम है इंडिया के अंदर जितना भी कोई भी रिसर्च होता है उसे डेवलप करना, मतलब डिफेंस के रिगार्डिंग सारी रिसर्च करना, चाहे वो एरोनॉटिक्स की हो, आर्मामेंट्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, कॉम्बैट, लाइफ साइंस, हर चीज की रिसर्च ये करती है। DRDO इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस में। वैसे लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की कौन सी है? इंडिया में सबसे लार्जेस्ट, हाँ जी, इसरो सर। इसरो तो इतनू सी है, इसरो को फंडिंग एक बेचारे को कुछ नहीं है। इसरो थोड़ी सी फंडिंग से ही इतना कुछ नाम कमा के बैठा है। इंडिया में सबसे पहला ट्रैक्टर किसने बनाया था? इंडिया का सबसे पहला कमर्शियल प्लेन, इंडिजिनियस कमर्शियल प्लेन किसने बनाया? इंडिया में एनिमल्स की ब्रीडिंग के इंप्रूवमेंट के लिए कौन काम कर रहा है? इंडिया में GM क्रॉप्स डेवलप कौन कर रहा है? सर वो एक इंडिया की साउथ में नहीं, सारे इंडिया में। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो सारे इंडिया में ही फैली होगी ये। और हिंट देता हूं, इंडिया में ये जो आपके कोविड रैपिड टेस्ट नहीं है, इसकी टेक्निक इंडिया में किसने बनाई? So Ministry of Research and full सेंट्रल ICAR। जगह जगह बोर्ड लगे देखोगे तुम इनके, इंडिया में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सरकार की है ICAR, और वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। IAS नहीं, ICAR, ठीक है। तो इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो है। नेक्स्ट इज ब्लैक नेक्ड क्रेन। एक बर्ड के बारे में आया हुआ था, बेसिकली आपके अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके आपके वहां के बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट ना करो, ठीक है। उनका कंसर्न है कि हमारी ये जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इससे वाइल्ड लाइफ डैमेज होगी, और खास जो एक बर्ड उन्होंने जिसका उन्होंने कंसर्न बोला है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये एक मीडियम साइज क्रेन है जो एशिया में पाई जाती है, खासकर तिब्बतियन प्लेट्यू में पाई जाती है, और उसके बाद इंडिया और भूटान में पाई जाती है। ये इसके मेन पाए जाने वाले एरियाज हैं, ठीक है। कई बार ऐसे बर्ड्स की कंट्रीज भी पूछी जाती हैं, कहाँ कहाँ ये कंट्रीज, किन कंट्रीज में पाई जाती है। तो जितने भी जानवर पढ़ते हो इसलिए उनकी वहां पे कंट्रीज लिखी हुई है, तो ये क्वेश्चन आता है। ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, कि अभी खतरे शुरू हुआ है इसका, इसके बाद वल्नरेबल होगा। देखो ये जो स्टेटस होते हैं, बेसिकली स्टेटस होते क्या है? IUCN एक आपके इंटरनेशनल, ये भी NGO है, इसका काम है दुनिया की सारी प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स को मत भूल जाना क्योंकि कहीं IUCN का क्वेश्चन आए, आप बोलोगे सर तो पढ़ाते ही सिर्फ जानवर रहते थे, शायद जानवर का ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन में दोनों आना चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों की ये लिस्ट तैयार करती है कि उनका दुनिया में पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है, क्या वो खत्म होने वाली है, किस हद तक खत्म होने वाली है, ताकि कंट्रीज को इंकरेजमेंट मिले, कंट्रीज को दिखे कि ये वाली पॉपुलेशन खत्म होने वाली है और हमें इसे बचाने के लिए क्या एक्स्ट्रा स्टेप उठाने की जरूरत है। तो उसमें अभी ये मतलब एक्सट्रीमली खतरों में नहीं है, और नियर थ्रेटेंड का मतलब है इसका पाथ शुरू हो चुका है खत्म होने की तरफ।
तो इसे बचा के रखने की इसलिए जरूरत है। नेक्स्ट इज पीएम स्वनिधि योजना। हाँ जी, IUCN इंटरनेशनल है। ये क्या हो गया, मुझसे कुछ दब गया, खड़े जाओ। उसको ही नहीं, अभी रहने दो ऊपर ही। तो नेक्स्ट स्कीम है पीएम स्वनिधि, जो स्कीम है आपकी। ये बेसिकली आपकी स्कीम शुरू की गई थी कोविड का जब खत्म हो रहा था, ताकि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें सारे जो कोविड के चलते हुए स्ट्रेन आया, उनके बिजनेस इंपैक्ट हुए, उन्हें दोबारा से खड़े करने के लिए बहुत ही छोटे साइज के शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहे थे, जिसे मैक्सिमम मतलब 10,000 मैक्सिमम अमाउंट था, ठीक है, यहाँ लिखा होगा 10,000 मैक्सिमम अमाउंट था। इसके अंदर सारे के सारे, कोई स्ट्रीट पे फूड बेच रहा है, ठीक है, कोई टेक्सटाइल कपड़ा बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, बुक्स बेच रहा है, कुछ भी, वो सारे के सारे इस चीज के लिए, बार्बर कॉबलर है, कुछ भी है, पान शॉप है, वो अपना बिजनेस दोबारा शुरू करने के लिए बैंक से टेम्पररी तौर पे कोलेट्रल फ्री लोन ले सकते थे। कोलेट्रल फ्री क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ नहीं, तो बैंक्स में यूजुअली क्या होता है कि बैंक्स में जब भी लोन लेना है, कुछ ना कुछ तुम्हें गिरवी रखना पड़ेगा। ये सरकार ने गारंटी देके बोला कि बिना किसी गारंटी के लोन दो इन्हें, ठीक है, उसकी गारंटी सरकार उठाती है कि तुम्हारे लोन पे हो जाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं इन्हें, वो सारी चीजों बारे यहाँ पे लिखा है, और इसके बेनिफिट ये लिखे हैं। ज्यादा से ज्यादा 10,000 का लोन ले सकते हैं, ये नीचे लिखे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000 का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट 7% पे मिलेगा। अगर मतलब टाइमली लोन पे होगा तो 7% जो इंटरेस्ट रेट है वो वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक बार ही पे करना पड़ेगा, पर वो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर, पहले पॉइंट में ये भी लिखा हुआ है 10,000 का लोन एक साल के अंदर अंदर रिटर्न भी करना है। अगर एक साल के अंदर अंदर वो रिटर्न कर देते हैं तो उन्हें 7% इंटरेस्ट, हाँ जी, वंस दे पे बैक दी एंटायर अमाउंट, ठीक है, मतलब सारा अमाउंट नहीं, सॉरी, अगर क्वार्टरली बेसिस पे, एक क्वार्टर यानी कि तुमने 3 महीने लोन भरा, उसका जो भी इंटरेस्ट रेट था वो रिटर्न हो जाएगा, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, जितने का भी लोन उठाया, ठीक है। कोई भी पेनल्टी लगेगी अगर कोई अर्ली लोन रीपे करना चाहता है, ठीक है। और अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस वो यूज करते हैं, उन्हें 100 रुपए पर मंथ का इंसेंटिव भी मिलेगा, क्लियर है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि ये लोन की गारंटी सिडबी दे रहा है। कोई भी क्वेश्चन होगा ना जिसमें कोलेटरल फ्री है, लोन की गारंटी सरकार देती है, अब सरकार के बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन तो गारंटी दे रही होगी, वो सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, या तो नाबार्ड होगी या सिडबी होगी, और मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में सिडबी ही होगी। सिडबी बैंक ऑफ बैंक्स है, सिडबी डायरेक्टली कभी कस्टमर से डील नहीं करता। ऐसा नहीं है कि किसी ने स्कीम में लोन लेना है तो वो डायरेक्टली सिडबी के अकाउंट बैंक लोन देंगे, बैंक पेपर वर्क फाइल करेंगे सिडबी को, सिडबी उन्हें 10,000 रुपए उसके बिहाफ पे, अगर वो बंदा नहीं चुकाता, पहले तो यही कोशिश होगी वही चुका दे, अगर वो नहीं चुकाता तो सिडबी दे देंगी, दे देगी, क्लियर है। नेक्स्ट इज नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी इस टाइम बेसिकली अभी ये ड्राफ्ट है, अभी ये फाइनल, ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी,
ये अभी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट वो होता है जो अभी फाइनल नहीं होता। जैसे कई बार ईमेल लिख रहे होते हो, अगर नहीं सेंड करो वो हमेशा ड्राफ्ट में जाके सेव होती है, ड्राफ्ट्स में पड़ी होती है। ड्राफ्ट का मतलब है अभी फाइनल नहीं है, ठीक है। तो आपके इस साल माइग्रेंट वर्कर्स जो पहले अपने घरों को, जिन्हें ट्रैवल करना पड़ा और उसके बाद उन्हें वापस आके अब एक तो काम ढूंढना मुश्किल हो गया है, दूसरा पूरी लाइफ दोबारा से शुरू करनी पड़ रही है। तो इस गवर्नमेंट इससे विचार करके माइग्रेंट्स की लाइफ थोड़ी आसान बनाने के लिए एक अपनी वहां पे पॉलिसी बना रही है, ताकि उससे भी पता रहे कितने माइग्रेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए, कैसे कैसे डिलीवर करें, वो सब कुछ पता लग सके, इसलिए स्कीम बनाई जा रही है, मतलब पॉलिसी बनाई जा रही है। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट्स है ना, एक एक पॉइंट मैंने जितना भी पढ़ने वाला था वो सारा डिटेल में लिख दिया। जैसे कि इसकी एक चीज, जैसे इसकी नोडल मिनिस्ट्री किसे बनाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो डील करेगी सारे माइग्रेंट इश्यूज से। कैसी कैसी चीजें डिस्कस हो रही हैं, जैसे कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर एक स्टेट छोड़ के दूसरे पे चला जाता है, उसकी वोट भी वहीं शिफ्ट हो जाए। देखो इंडिया में अगर तुम हर साल देखो कोई भी मतलब इलेक्शन होती है, एक चीज हमेशा नोटिस करना, तुम्हारी जो टर्न आउट रेशियो होती है, यानी कि कितने लोग वोट डालने आए, वो 50-60% यही कहीं घूम रही होती है। ऐसा क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं वोट डाल रहे? देखो क्योंकि वो वहां पे कई, मतलब चलो कई तो डालने ही नहीं जाते, पर कई वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। लेट्स सपोज कोई पर्सन नॉर्थ को बिलोंग करता था, कहीं से भी लगा लो, चलो दिल्ली को बिलोंग करता था, पर वो जॉब के सिलसिले में बैंगलोर जा चुका, अब वो वहीं रह रहा है इतने सालों से, तो ना वो आके अपनी वोटिंग पावर बैंगलोर में एक्सरसाइज कर पा रहा है, मतलब जहां पे वो रह रहा था, और ना ओरिजिनली जहां उसकी वोट बनी हुई है दिल्ली में, वहां पे कर पा रहा है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी तो उसके लिए है ही नहीं। डेमोक्रेसी का बेसिक राइट ही वो राइट टू वोट है, वोट डालना ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। वही गया तो तुम किस डेमोक्रेसी में? तो इसके चलते हुए अगर कोई माइग्रेंट वर्कर जहां पे शिफ्ट होगा, देखो कोई भी माइग्रेंट वर्कर है, वो जहां पे भी रह रहा है, वहां की सरकार उसकी परवाह ही क्यों करेगी? उसके लिए कौन सा वो वोट बैंक है? तो जैसे मर्जी, जिस मर्जी, चाहे जिस मर्जी पीजी में रहे, जैसी मर्जी कंडीशन में रहे, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? वोट बैंक थोड़ी है वो उनके लिए। सरकार तभी काम करना शुरू करेगी जब पता है वो वोट बैंक बन गए हैं। उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए उनकी वोट भी उनके साथ मूव करनी जरूरी है, उसका स्टेप इसके थ्रू उठाया जा रहा है। क्लियर है? ये सब कुछ इसका यही पॉइंट लिखा है, आपको एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है, इसका क्या क्या फंक्शन है, जितने भी सजेशंस थे सारे लिख दिए। पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हैं, हमने सारी की सारी पढ़नी है, मैं अलग से मैगजीन भी दूंगा इसकी, पर जो करंट अफेयर में जहां आ रही है वो भी पढ़ते रहो, ठीक है। मैगजीन लेट आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में रट्टा मारने को टाइम ना बचे, ठीक है। प्रेजरवेरेंस, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस कहना था, परसिवियरेंस जुबान स्लिप हुई तो परसिवियरेंस आपके नासा का मिशन है, कहां के लिए? मार्स। ये किसका नाम है परसिवियरेंस? रोवर। रोवर क्या होता है? मतलब वहाँ पे जाके वो मशीन रोवर का मतलब कि जो वहां पे रोल आउट किया जाता है, आपके मशीन कार की तरह पूरी घूमती है। रोवर कोई छोटा सा नहीं होता,
हाँ जी, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो परसिवियरेंस आपके नासा का रोवर है, ठीक है, जिसे कहां लैंड करवाया गया? मार्स पे कहां? हाँ जी, आपका भी सेम आंसर था, मार्स। नॉर्थ। J0 क्रेटर, इसे इसके लिए भेजा गया है कि यहाँ जाके लैंडिंग साइट हो और इसे एक्सप्लोर करे, क्योंकि हमने इसे भेजा क्यों है, ये आपकी क्यूरियोसिटी मिशन का पार्ट है, ठीक है। मिशन का नाम क्यूरियोसिटी है, परसिवियरेंस सिर्फ रोवर का नाम है। जो पूरी सैटेलाइट गई थी, जो पूरा मतलब सैटेलाइट गई थी, जो पूरा स्पेसक्राफ्ट गया था, उसका नाम क्यूरियोसिटी था। उसके अंदर से जो रोवर निकला उसका नाम परसिवियरेंस है, ठीक है। इसका काम है वहां पे ये ढूंढना कि कभी क्या मार्स के ऊपर कभी लाइफ एग्जिस्ट की है, या मार्स का पास्ट कैसा रहा है, क्या वहां पे किसी जमाने में पानी था, कैसी हवा थी, सॉइल में कैसे न्यूट्रिशन थे, वो सब कुछ सर्च करने गया है, ठीक है। ये जो है on its timeline looking for the past Martian environment, कि पहले मार्स पे कैसी इन्वायरमेंट रही, वो सब कुछ देखने गया। पढ़ा ही होगा बाकी तो तुमने इसके बारे अखबार में, काफी दिनों से अखबार में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन बताओ, परसिवियरेंस के साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया है, उसका क्या नाम है? हाँ जी प्रीतिका, हम मिनी हेलीकॉप्टर, ऑब्वियसली फुल साइज नहीं, ताकि उसका, अब देखो इससे पहले क्या कहते हैं, सिर्फ सैटेलाइट से हम मार्स के व्यूज ले रहे थे, अब वहां पे एरियल सर्वे कर सके, इसलिए हमने एक मिनी हेलीकॉप्टर भी साथ में भेजा है, ठीक है। इंजेन्युइटी, ये आपके मिनी हेलीकॉप्टर का नाम है जो इसके साथ में भेजा गया है। ये पहली बारी होगा जो फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट होगी जो वहां पे जाएगी। जी क्लियर है? तो ये चीज याद रखना। इसका वेट क्या है परसिवियरेंस का, ठीक है, 1025 kg, ऑलमोस्ट गाड़ी के वेट के बराबर है, ठीक है। और जो आपका क्यूरियोसिटी जो इससे पहले गया था वो भी क्यूरियोसिटी था, ये पूरी सीरीज है, उसका 899 kg। क्यूरियोसिटी का मिशन खत्म हो गया, परसिवियरेंस का शुरू हो गया। इससे पहले भी रोवर था वहां पे, वो क्यूरियोसिटी था, ये पूरी सीरीज है। आपका जो यूएसए है वो 1960 या 70 से वो आपके मार्स पे जा रहे हैं, तो उनकी मार्स पे जाने की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई पड़ी है। तो इसका मिशन खत्म हुआ और साथ के साथ अगला तैयार था। क्यूरियोसिटी ने क्या कहते हैं वहां पे, हाँ जी, वाटर की क्या कहते हैं इनिशियल, उसने क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया था, उसने ड्राइड रिवर फॉर्मेशंस पता लगाई थी कि वहां पे किसी जमाने में कोई नदी एग्जिस्ट की होगी, वैसे उसे प्रेजेंस मिली, ठीक है। और जहां पे कभी कोई ग्लेशियर रहे होंगे उसकी प्रेजेंस उसने में पता। मेन मोटो तो यही होगा उसके बारे में जानना, कभी इमरजेंसी है तो वहां पे जा सकते। ऐसे इमरजेंसी में जा सकते ना, धीरे धीरे। सर प्रीवियस रोवर्स याद नहीं करने होते, सिर्फ लेटेस्ट वाले का ये याद रखो। एक मिनट में बताता हूँ। हेलीकॉप्टर सोलर पावर्ड है, ये भी याद रखना, डीजल भर के नहीं भेजा उसमें, ठीक है। वो बार बार चल सके इसलिए से सोलर पावर बनाया गया है, ठीक है। 1.8 kg छोटा सा हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हेलीकॉप्टर बहुत छोटा है, छोटा सा ड्रोन जैसी हो गया, 2 किलो का भी नहीं है तो। और इसमें हाई राइज हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है ताकि वो फोटोग्राफी अच्छे से कर सके। हाँ जी उमेश, आप पूछो। उमेश था या सूरज था? हाँ जी उमेश पूछो। जो चाइना का तियानवे जो 1 मिशन पे जाए वो भी तो लैंड करेगा ना?
तियानवेन 1 मिशन लैंडिंग के लिए थोड़ी है, वो तो ऑर्बिट में वो सिर्फ ऑर्बिट के लिए है, वो ऑर्बिट करेगा सिर्फ उसे। जैसे हमारा मंगलयान जो था वो भी सिर्फ ऑर्बिट, सैटेलाइट से ही। हमारा हो गया, चाहे आपका यूएई का हो गया, यूएई के मिशन का क्या नाम है, अल अमाल। अल अमाल आपके यूएई का मिशन है, ठीक है, जिसका मतलब है होप। आपको इस साल ये सारे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, किस कंट्री का कौन सा मिशन है। तियानवेन चाइनीज, मंगलयान अल अमाल यूएई, और परसिवेरेंस नासा यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली आपके अगर तीन दुनिया की अगर आपको खबर हो तो आपके बोइंग के एयरक्राफ्ट के एक मॉडल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बोइंग 777S, ये जो मॉडल्स है ना, ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। और रिसेंटली बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया था। हुआ क्या, मिड फ्लाइट में एक इंजन के सारे पुर्जे खुल गए और बिल्कुल ही आग पकड़ गए, आग भी पकड़ गई, ब्लेड टूट के गिर गए। इससे 2 डिजास्टर हुए। एक तो हो सकता था, वो था कि प्लेन क्रैश हो जाता, वो तो सेफली लैंड कर गया साथ के साथ, तो बच गए, ठीक है, सेफली एयरस्ट्रिप पे लैंड कर गया तो बच गए। दूसरा डिजास्टर क्या था, आसमान से वो मेटल के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। वो भी किस्मत थी कि किसी के सिर पे नहीं गिरा, लोगों के लिटरली कुछ फीट दूर आके भी मेटल सीधा के गिरा, लोगों की गाड़ियां टूट गई, पर लोग बच गए। तो ये इसलिए आपके 777S के जितने भी बोइंग के प्लेन्स हैं, इन्हें एक बार ग्राउंड कर लिया गया, इसकी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, जब तक ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आई थी। तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आई थी। तो अमेरिका में वैसे तो ये इंसिडेंस हुआ है, पर हमारे इंडिया में जितनी भी एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट्स, इनकी जितनी भी सेफ्टी हो चाहे ऑपरेशंस हो, इनकी कोई भी गाइडलाइंस बनाता है, वो बनाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये सारी गाइडलाइंस बनाता है, इंक्लूडिंग आपके ड्रोन्स की गाइडलाइंस। इंडिया में ड्रोन्स भी रेगुलेटेड है। अगर किसी को ड्रोन उड़ाना है, आपकी ऐप बनाई हुई है सरकार ने। ये आपको कभी क्या कहते हैं, एज अ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपकी किसी मैगजीन में ड्रोन की सारी रेगुलेशन लिखी हुई है, तो वहां से पढ़ लेना। पर एक स्पेसिफिक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ड्रोन की हर फ्लाइट से पहले रजिस्टर करना जरूरी है कि हम टेक ऑफ करने लगे, चाहे तुम अपने नेबरहुड में क्यों नहीं उसे घुमा रहे हो। अगर कोई कंप्लेंट कर देता है, जेल है, ठीक है, क्योंकि तुमने इलीगल तरीके से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाया। तो उसके भी ऐप्स हैं, और मतलब जो आपके नैनो ड्रोन्स हैं वो लाइसेंस फ्री हैं, पर जितना बड़ा मतलब उससे 5 kg की आई थिंक लिमिट है, 5 kg से जो बड़े ड्रोन्स हैं उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, फ्लाइंग लाइसेंस जैसा वो लाइसेंस बनता है। तुम्हें उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और तभी तुम्हें लाइसेंस मिलेगा, तभी तुम उड़ा सकते हो, नहीं तो नहीं उड़ा सकते। लोग उड़ाते रहते हैं, पर सरकार की तरफ से पेपर वर्क है, ठीक है, मतलब किसके पास टाइम है इंडिया में अभी इन चीजों में चेक करने का। तब जाकर स्ट्रिक्ट होंगे जब इंडिया में कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में सारी कंट्रीज धीरे धीरे ड्रोन्स की फ्लाइंग्स को रेगुलेट कर रहे हैं। अमेरिका ने भी रेगुलेट किया है, वहां पे भी उड़ाते रहते हैं तब भी लोग, ठीक है, पर ये रेगुलेशन की लाई जा रही है। देखो, एयरपोर्ट्स को चाहे सर्टिफिकेशन देनी हो, चाहे एयरक्राफ्ट रजिस्टर करने हो। अच्छा, कुछ महीने पहले का एक करंट अफेयर है, बाकियों को पता चल जाएगा। एयरक्राफ्ट्स के भी ना, जब भी अगर तुमने कभी प्लेन पे फ्लाई किया है तो हमेशा देखा होगा प्लेन का ना नंबर लिखा होता है उसके ऊपर कि कौन सा प्लेन है जिस पे तुम जा रहे हो। हम नहीं तो अगली बारी जब फ्लाई करोगे टिकट पे देखना ना, हाँ, वो जो नंबर है वो एक्चुअली उसकी नंबर प्लेट है। आपकी प्लेन्स को भी नंबर प्लेट्स मिलती हैं, उनकी भी आरसी बनती होती है। तो आपके, मेरा जो क्वेश्चन है, अब सीरीज होती है ना,
नंबर प्लेट्स की हमेशा सीरीज होती है। जैसे अगर सरकार की बात की जाए, सरकार भी अपने लिए एक नंबर रिजर्व करके रखती है ना, जैसे CHG नंबर की जो प्लेट्स हैं वो सरकारी गाड़ियों के लिए रिजर्व है। G अल्फाबेट जो है वो सिर्फ सरकारी गाड़ियों पे लगा है। तो मेरा जो क्वेश्चन है, फ्लाइट नंबर नहीं, उसके ऊपर ना प्लेन का भी सीरियल नंबर लिखा होता है। वो जो सीरियल नंबर लिखा होता है वो एक्चुअली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, RC, रजिस्ट्रेशन कार्ड, RC, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो प्लेन्स का भी होता है। आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का क्या रिजर्व्ड अल्फाबेट है? छब्बीस गेस मार लो, कोई ना कोई तो होगा। के, आपके सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को के सीरीज में नंबर दिया जाता है ताकि पहले ही पता चल जाए कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो के सीरीज आपकी एविएशन में मिलिट्री के लिए रिजर्व है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड के सीरीज सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, बाकी सारे अल्फाबेट सिविलियन है, सिर्फ के आपके इसके लिए होता है। क्लियर है? ये क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं वो सब कुछ इसके अंदर फिर से लिखा हुआ है, तो पता ही है, तुमने पढ़ना है। नेक्स्ट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसका बजट में भी बहुत ज्यादा चर्चा थी और बजट के बाद आपकी बहुत सारी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ने इंटरेस्ट शो किया है इसमें। हाइड्रोजन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूल है जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, रिन्यूएबल एनर्जी है ये। और हाइड्रोजन ऐसी चीज है, अगर तुम इसे एक्चुअली देखो, हाइड्रोजन को हम एनर्जी क्यों नहीं यूज करते? हाइड्रोजन ना बहुत ही फ्लेमेबल और रिएक्टिव है, तो अगर हम इसे यूज करेंगे फटने के चांस हैं इसके। पर पुराने जमाने में यूज होता था तो बहुत सारे आग भी लग गए, ठीक है, लोग मारे गए, इस कारण इसे यूज करना बंद कर दिया। पर अब जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, अब दोबारा से हमने हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सोचना शुरू किया, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर हम अपने फ्यूल के तौर पे यूज करना सीख जाए तो जितनी अभी जो तेल 100 तक पहुंचा बैठा है, इसकी सारी कॉस्ट खत्म हो जाएगी। 5-5, 10-10 रुपए की कॉस्ट पे होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो गुरिंदर यहाँ बैठे हुए भी गाड़ी स्टार्ट रखो, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है, कि गाड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सोचा जा रहा है और उसके लिए ही आपके रिसेंट बजट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन पूरा बनाया जा रहा है, ठीक है। और आपके महिंद्रा से लेके, बिरला से लेके, रिलायंस तक, टाटा तक, इन सारी फर्म्स ने इंटरेस्ट शो किया है कि हम इस मिशन को जॉइंटली डेवलप करेंगे। तो सारी कॉर्पोरेशन से एक साथ आ रही है इंडिया की इसे डेवलप करने के लिए। तो देखो क्या बनता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब हाइड्रोजन प्रोड्यूस कहां से होती है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को क्लासिफाई किया जाता है, जो आपको पूछा जा सकता है। टोटल 5 टाइप्स हैं हाइड्रोजन के। ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि क्लीन हाइड्रोजन, जो कहीं पोल्यूशन करके पैदा नहीं होते, ये तुम पानी के थ्रू पैदा करते हो, H2O ब्रेक करोगे, हाइड्रोजन निकलेगी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट, अगर पानी के थ्रू बिजली पास करोगे, स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाते थे ना कि हाइड्रोजन के बबल्स बन के बाहर निकलेंगे, वो हाइड्रोजन को कलेक्ट किया जाएगा और उसे हाइड्रोजन में एज अ हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे यूज किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके नेचुरल गैस से तुम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाते हो तो उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। अगर कोल पेट्रोलियम से कराते हो, ब्राउन हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कार्बन से कैप्चर करके उससे प्रोड्यूस की जा रही है, सी वर्ड देख लो, मैं स्पेलिंग में गड़बड़ ना करूं। एक ना आपकी चीज है,
कार्बन, ध्यान से समझना ये चीज क्या होती है, ये अपने आप में फिनोमेना आपको कभी पूछा जा सकता है। सिक्वेस्ट्रेशन, ये क्या है? किसी को पता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? आपकी ना कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, लगातार पोल्यूशन से ये प्रोड्यूस हो रही है। कोई भी चीज तुम बर्न करते हो कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये करती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस, ये अर्थ को गर्म कर रही है। अर्थ को गर्म कैसे कर रही है? अच्छा, वैसे सबसे बड़ा एटमॉस्फेयर में कौन सा कंपाउंड है जो अर्थ को गर्म करता है? कार्बन। वाटर वेपर। वाटर वेपर में सबसे ज्यादा गर्मी होल्ड करने का पोटेंशियल होता है। पर वैसे एज अ पोटेंशियल हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि आज जो कार्बन डाइऑक्साइड का एटम प्रोड्यूस हुआ, कार्बन ऐसी चीज है जो एटमॉस्फेयर में 80-90 साल से पहले खत्म नहीं हुआ। वाटर वेपर को इसलिए हार्मफुल नहीं माना जाता क्योंकि आज कोई वाटर इवेपोरेट हुआ है, वो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं गिर जाएगा, तो वो अपने आप में हार्मफुल नहीं है। ये लगातार जो हवा में रह रहा है ये अपने आप में हार्मफुल है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन चीज यूज करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम सारी एटमॉस्फेयर से कार्बन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कहीं पे स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जैसे जो माइंस, अंडरग्राउंड माइंस थी जो पुरानी हो गई है, जिन्हें अब हम नहीं यूज करते, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर भरी जा रही है और उन्हें सील किया जा रहा है, सिंक टैंक बना रहे हैं कि कार्बन खींचो और कहीं पे स्टोर करवा दो। ठीक है, ये प्रोसेस नेचुरली भी होता है, हम आर्टिफिशियली भी कर रहे हैं। नेचुरली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लगातार आपके सॉइल में, आपके ग्लेशियर्स में, आपके ओशंस में, हर जगह लगातार एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो नेचुरली भी सिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसे एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। हम आर्टिफिशियली पंप करके भी एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि कार्बन का लेवल कम से कम किया जा सके। तो उस प्रोसेस के थ्रू कैप्चर एंड स्टोर, मतलब जो 4 पॉइंट में करवा रहा था, हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये जो कैप्चर और स्टोरेज का प्रोसेस है वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। उससे जो हाइड्रोजन बनेगी वो होगी ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब है हाइड्रोजन ही, एटम हाइड्रोजन ही, वो बना कहां से उसके मुताबिक उसे कलर स्कीम दे दी। और अगर बायोमास या प्लास्टिक से बनता है उसे व्हाइट हाइड्रोजन। क्लियर है? हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया की इंपोर्ट्स 85% हम तेल बाहर से मंगाते हैं और 53% गैस बाहर से मंगाते हैं। तो इसकी डिमांड से अच्छा है हम इंडिया के अंदर ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने शुरू करें, जिससे ये सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ये आपके हाइड्रोजन फ्यूल के पॉइंट लिखे हुए हैं, 0 एमिशन है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, इसका हाई प्रेशर टैंक्स में से स्टोर करना जरूरी है, इस टेम्परेचर पे स्टोर करना जरूरी है, ये सब कुछ आपको याद। क्लियर है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही स्टोरेज है हाइड्रोजन, इसलिए ये आज तक फ्यूल के तौर पे बड़े लेवल पे नहीं आया, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तौर पे घूम रहा है। क्योंकि अगर किसी के भी टैंक में कोई भी लीकेज होगी ना, ब्लास्ट हो सकता है। तो उन टैंक्स को सेफ कैसे बनाना है, हाइड्रोजन को नॉन रिएक्टिव कैसे बनाना है, अगर लीक होती है तो नॉन रिएक्टिव उसे कैसे बनाना है, वो समझना जरूरी है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में उससे किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका अगली एजेंसी बारे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? देखो, 3 टाइप की बॉडीज होती हैं आपकी। जिन बॉडीज के बारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जिस बॉडी के बारे लिखा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो बॉडी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से आए, एक्ट याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन से अलग एग्जिस्ट करता है।
उससे कोई बनाई जाए उन्हें कहेंगे वो स्टैट्यूटरी बॉडी। और तीसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन से एग्जिस्टेंस में आ जाती है, जैसे कि सीबीआई, नीति आयोग, ये बॉडीज एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्लियर है? तो टीआरएआई का काम है आपके टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करना। एक ना थोड़े दिन पहले करंट अफेयर था, मुझे अभी याद आया, देखो मैं पहले याद आता हूँ, मैं पहले बताता हूँ। मैं वो भी यहाँ पे पूछ लूँ और एक मुझे और करंट अफेयर यहाँ पे याद है। एक ना आपके मोबाइल ऑपरेटर्स को एक चार्ज पड़ता है। तुम में से कितनों के पास जियो है? ऑनलाइन बैठे हुए कईयों के पास जियो होगा। तुम्हें ये चीज पता होगी क्योंकि जियो ने ये चीज चार्ज करनी शुरू की थी। तुम्हें याद है तुम अगर नॉन जियो कस्टमर्स को कॉल करते थे तुम्हें अलग से पैसे पड़ने लग गए थे। जियो वो पैसे क्यों चार्ज कर रहा था नॉन कस्टमर्स को पे करने पे? क्योंकि आपके ना एक चीज होती है जिसे कहते हैं इंटर कनेक्शन यूसेज चार्ज, शॉर्ट में आईयूसी। ये आपके इंडिया में एग्जिस्ट करते थे 31 दिसंबर तक, उसके बाद ये खत्म हो गए हैं। इस साल के 31 दिसंबर को ये खत्म हो गए। तभी अब जो जियो कस्टमर्स होंगे उन्हें ये चार्जेस नहीं पड़ रहे। अब तो नहीं नॉन जियो को कॉल करते, अब नहीं चार्जेस पड़ते। तो बेसिकली जियो ने क्या किया था, ये चार्जेस क्यों लगाए थे? बाकी कंपनीज भी देती थी पर जियो ने कहा कि कस्टमर ही दे, हम क्यों दें। जब भी एक टेलीकॉम से कॉल दूसरे टेलीकॉम को जाती थी, लेट्स सपोज तुम एयरटेल के कस्टमर हो और तुमने जियो के कस्टमर को कॉल लगाई, हर मिनट जब तुम इस जियो वाले से बात कर रहे हो, अगर तुम एयरटेल के हो, एयरटेल को जियो को पैसे पे करने पड़ेंगे। वो था इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज। तो इंडिया के अंदर प्लान्स और सस्ते बनाने के लिए टीआरएआई ने क्या किया, आपके आईयूसी को खत्म कर दिया। और बिकॉज खास करके जियो को प्रॉब्लम थी, और जियो का ख्याल रखना सरकार की प्रायोरिटी है। तो बहुत ही पुराना चार्ज है, जियो ने 2019 में बोला खत्म करो, सरकार ने खत्म कर दिया। ठीक है, बल्कि एयरटेल नहीं चाहता था कि आईयूसी खत्म हो, क्योंकि एयरटेल की बहुत कमाई थी इसमें। ठीक है, और जियो को बहुत लॉस था, इसलिए खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसी कोई भी गाइडलाइंस हैं वो आपका टीआरआई जारी करता है। प्लस अगर आपको कोई भी टेलीकॉम कंपनी से डिस्प्यूट भी है, किसी भी टेलीकॉम कंपनी से डिस्प्यूट है, उसकी शिकायत भी आप टीआरएआई के पास कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर ट्यून के बिना पूछे पैसे काट लिए या कुछ भी हो गया, ये शिकायत मुझसे कर सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ एलआईसी। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पहले आए हुए हैं कि नेशनलाइजेशन के खासकर क्वेश्चन के कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब नेशनलाइज हुई थी, कितने ऑर्गन्स को जोड़ के शुरू हुई, इंडिया में सबसे पहले इंश्योरेंस सेक्टर आया ही कब, ऐसी ना स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। क्योंकि इस साल एलआईसी आपकी आईपीओ में जा रही है, एलआईसी को सेल किया जा रहा है, मतलब उसके कुछ डिल्यूट की जा रही है, सरकार अपना उसमें से कंट्रोल हटा रही है धीरे धीरे। तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर प्लस एलआईसी अपने आप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे याद रखें।
जिस साल आपके ये बैंक्स को मर्ज किया जा रहा था ना, पहली बारी एसबीआई में बहुत सारे बैंक्स जोड़े जा रहे थे, उस साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के ऊपर, कि कौन से ईयर में एसबीआई नेशनलाइज हुआ, किन्हें जोड़ जोड़ के वो बनाया गया, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। इस कारण वो एलआईसी का भी आ सकता है। एलआईसी जो नेशनलाइज हुई थी 1956, जो नेशनलाइजेशन का वैसे दौर है वो इंदिरा गांधी का दौर, 70s का, तब रज के कंपनीज को नेशनलाइज किया। तो एक्चुअली ये किसका टाइम पीरियड था? जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड था, उसी टाइम पे नेशनलाइज करके बनाई गई थी। टोटल 245 इंडिया में कंपनीज को जोड़ा गया और उसके थ्रू एलआईसी बनाई। ठीक है, नेशनलाइज करने का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी को बोला जाता है कि बस कल से ये कंपनी हमारी हुई, ये लो पैसे, हाँ कल से मत आना, हम अपना खुद देख लें। तो टाटा को भी ऐसे ही बोला गया था, एयर इंडिया सबसे पहले उन्होंने ही शुरू की, ठीक है, टाटा एयरवेज थी, तो टाटा को बोला गया टाटा कल से ये एयरलाइन हमारी हुई, सरकार ने बोला ये हमारी एयरलाइन हुई, ये लो पैसे, ओके बाय। तो ये चीज इनके साथ में हुई है। एलआईसी का ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया था कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को और ज्यादा वाइड रूरल एरियाज तक पहुंचाना है, ये सब कुछ। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री आपके ना अखबार में आई हुई, तो इससे अच्छे से इसका एक एक पॉइंट पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आपके इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट जो करता है वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि इसका भी अपना एक्ट एग्जिस्ट करता है, IRDA एक्ट 1999। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, पहले था, अब दिल्ली में मूव कर दिया गया, 2001 में दिल्ली में मूव कर दिया गया। अगर लाइफ इंश्योरेंस IRD में टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम है, 4 पार्ट टाइम है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 4, 1 + 5 + 4 10 हो गए। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में सबसे पहले 1818 में शुरू हुआ था, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करके आई थी। ठीक है, जो अभी ओरिएंटल है वो अलग है। ये कंपनी जो थी ये बैंकरप्ट हो गई थी, फेल हो गई थी, चली गई। सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता में 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से ओपन। 1829 में मद्रास इक्विटेबल शुरू हुई, जिसने मद्रास प्रेसिडेंसी में लाइफ इंश्योरेंस बेचनी शुरू की। फिर बॉम्बे इंश्योरेंस ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट आया 1870 में, जिसके बाद आपके बॉम्बे म्यूचुअल, ओरिएंटल, ये ओरिएंटल बाद में आई है, और आपके एम्पायर ऑफ इंडिया, ये सब कुछ फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू। क्लियर है? कई लोग अपने व्हीकल्स या किसी चीज का इंश्योरेंस ओरिएंटल से करवाते होंगे, खुद का इंश्योरेंस किसी भी चीज का, तो कंपनी यहाँ से। ठीक है, IRDA क्या क्या काम करती है उसकी भी डिटेल प्रोफाइल मैंने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट आपकी दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर, UPI और NPCI, ये दो क्या है? UPI तो आप सारे यूज करते हो आजकल। UPI कैसे यूज करते हो, चाहे नहीं भी सुना होगा, जो आप गूगल पे या पेटीएम आजकल बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, वो एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो NPCI ने बनाया। इससे इंटरबैंक ट्रांजैक्शन रियल टाइम होती है। ठीक है, इसे रेगुलेट RBI करता है UPI को। ठीक है, अल्टीमेट रेगुलेशन तो क्योंकि RBI के अंदर ही आती है सारी ट्रांजैक्शंस की। तो इसमें 207 बैंक्स लाइव हुए हैं, जो मंथली वॉल्यूम 233.16 मिलियन की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। मिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मतलब वो 1 रुपए की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, ठीक है, पर 1 रुपए में बहुत बड़ा हो जाएगा। हर महीने इतनी ट्रांजैक्शंस आपकी UPI से होने लगती है। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपकी इकोनॉमी डिजिटल शिफ्ट होती जा रही है। इससे RBI को नोट कम छापने पड़ेंगे। दूसरा, लॉन्ग टर्म में जो आपकी काला धन है, ब्लैक मनी,
उसकी प्रेजेंस खत्म होती जाएगी, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सब देखते हैं। फिर लोग बिटकॉइन खरीदेंगे, ठीक है, करप्शन के लिए। करप्शन ऐसा तो है नहीं खत्म हो सकती है, सरकार कोई ना कोई रूट तो ढूंढ ही लेगी, क्योंकि मिनिस्टर्स को भी तो खाना है। ऐसे कैसे हो सकता है जो कानून बनाने वाले हैं वही अपने लिए रास्ता बंद कर दे। तो पैसे भेजने के लिए इनमें से आप कोई भी एक डिटेल से पैसा भेज सकते हैं। या तो आपके पास उनकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का मतलब होता है कि किसी, तुम चाहो, जो भीम ऐप है, सरकार ने सबसे पहले ऐप बनाई थी भीम। भीम में तुम अपने मोबाइल नंबर या किसी भी चीज से अपना खुद का एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हो। वो @UPI करके आपको एड्रेस हो जाएगा। उसमें आपकी एक कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, ना मोबाइल जा रहा है ना कुछ जा रहा है, पर ट्रांजैक्शन थ्रू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो आईडी बैंक अकाउंट के साथ जुड़ी है। उसके अलावा मोबाइल नंबर अगर किसी का है, यूजली मोबाइल नंबर पूछ के गूगल पे या पेटीएम पे फीड करते हो, उनका लिंक्ड अकाउंट खुद ही आ जाता है, तो वो चीज यहाँ से आती है। अगर उनका अकाउंट नंबर और IFSC पता है, उससे भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तुम अगर UPI यूज कर रहे हो और दूसरे के पास नहीं है, तुम UPI से उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हो। अगर उनका आधार नंबर पता है, आधार नंबर से भेज सकते हो, या QR कोड, देखा ही है QR कोड हर दुकान के बाहर लगा हुआ है, देखा है ना। क्वेश्चन पूछूं, मैंने बताया हुआ है। QR कोड 2D है या 3D? QR कोड 3D है। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली, जो तुम QR कोड देखते हो, हमें देखो, D क्या होता है, डायमेंशन। एक डायमेंशन, दो डायमेंशन। तो तुम कहोगे पेपर है, पेपर तो दो डायमेंशन है। वो जो डॉट्स हैं वो ऐसे क्यों बनाए हुए हैं, लाइंस क्यों नहीं सीधा बार कोड की तरह क्यों बना दी? बार कोड 2D होता है, QR कोड 3D होता है, क्योंकि वो जो डॉट्स हैं उनमें डेप्थ होती है। कोई डॉट बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, वो आपके मोबाइल की कैमरा स्कैन कर सकते हैं, वो डेप्थ, उससे वो पता लगाते हैं किसका QR कोड है, ठीक है, क्लियर है। ये सब कुछ NPCI मैनेज करता है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। NPCI क्या है? NPCI आपकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके इंडिया के अंदर सारी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम मैनेज करती है। इंडिया के अंदर अगर तुम बैंकिंग सिस्टम में कोई भी पैसा किसी को भेजते हो, चाहे वो UPI से है, चाहे वो आपकी NEFT या IMPS, ये सारी जो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी NPCI के थ्रू जाती है। ये आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, UPSC का भी, और किसी और स्टेट सर्विसेज में भी रिसेंट पिछले साल कहीं आया है ये क्वेश्चन। मैंने दोबारा देखा है क्वेश्चन, मतलब स्टेट सर्विसेज ने इसे बहुत आसान करके पूछा था, UPSC ने तो स्टेटमेंट, NPCI की स्टेटमेंट्स पूछी। तो अगर NPCI वाले ये जो पढ़ा होता, क्वेश्चन बहुत आसान, डायरेक्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है। पर उस टाइम भीम नया नया था, लोग इतना नहीं पढ़ रहे थे NPCI को, तो NPCI की पता नहीं जिन्होंने सही की या गलत की। पर लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था किसी स्टेट सर्विसेज में, मुझे ये नहीं याद किसमें आया, वो ये आया है कि इंडिया के अंदर रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम कौन मैनेज करे। उसका डायरेक्ट ऑप्शन था NPCI। ऑप्शन में RBI भी था, जो लोगों का पहला गेस लगता है कि RBI बैंक देखते हैं RBI होगा। RBI वेला नहीं है काम करने के कि कौन सा पैसा किसे जा रहा है, उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। NPCI है क्या? फिर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसके अंदर सारे बैंक्स अपनी कंट्रीब्यूशन डालते हैं इसे चलाने के लिए। इसका बजट जो बनता है वो सारे बैंक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सारे बैंक्स ऑफ इंडिया के अंदर जितने बैंक्स हैं, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हो चाहे फॉरेन ओरिजिन के हो, अगर उनकी इंडिया में ब्रांच है तो इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली सारे के सारे मिलके इसे फंड करते हैं और इसे चलाते हैं, क्योंकि सारे बैंक्स एक साथ इकट्ठे हो गए तो पेमेंट्स करनी भी आसान हो। और इसका सुपरविजन RBI करती है।
क्लियर है? तो ये लिखा हुआ एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये सारे इंडिया के बैंक्स की एसोसिएशन है, इन्होंने शुरू किया था। अब ओरिजिनली इसमें सिर्फ कितने बैंक थे? ओरिजिनली कम थे, 10 प्रोमोटर बैंक थे, पर अब इसे बढ़ा दिया गया, 13 तो पब्लिक बैंक ही हैं, 15 प्राइवेट है, एक फॉरेन बैंक है, 10 कोऑपरेटिव बैंक हैं, 7 रूरल बैंक हैं, तो बहुत सारे जुड़ गए। क्लियर है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जब मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर में ये मार्क करवाया तो मैंने कहा था कन्वेंशन पढ़ के आना। पढ़ी? किससे ये बनी है? ठीक है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बेसिकली आपकी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया के एयरलाइंस, मतलब इसमें कौन कौन इसके मेंबर्स हैं? एयरलाइंस, गवर्नमेंट्स और प्राइवेट बॉडीज भी इसका मेंबर हो सकती है, जो भी एयरलाइन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है। ये क्या करती हैं? ये एयरलाइन की जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के, वो बनाती है। कब फ्लाई कर सकते, चाहे वो सेफ्टी रेगुलेशंस हो, ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड्स हो, सीट के 2 सीटों के बीच में मिनिमम कितना गैप होना चाहिए, वो सब वो ये एसोसिएशन फिक्स करती है। आपका सारा एयर ट्रैफिक, मतलब एयर ट्रैफिक की गाइडलाइंस ये फिक्स करती है। ऑर्गेनाइज ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो ये सब कुछ ये करती है। इस ये से बनाया गया था शिकागो कन्वेंशन में, ठीक है, जहां से ये ओरिजिनेट हुई। इसके अंदर 57 एयरलाइंस भी इसका मेंबर है और 31 मतलब फ्रॉम 31 कंट्रीज इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में, हेडक्वार्टर सॉरी कनाडा में है, मॉन्ट्रियल शहर में, और एग्जीक्यूटिव ऑफिस जिनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये यूनिक है क्योंकि कनाडा के अंदर यूजुअली किसी का हेडक्वार्टर नहीं बनाया किसी ने, ठीक है। शिकागो कन्वेंशन, एक शिकागो कन्वेंशन के बारे में चीज याद रखना, शिकागो कन्वेंशन में इकोनॉमिक रेगुलेशन नहीं बताई, यानी कि कितनी प्राइस होनी चाहिए, चाहे वो तेल की हो, चाहे वो ट्रैवल की हो, डिस्टेंस फिक्स करके प्राइस, ऐसा कुछ नहीं फिक्स किया। वो कंट्रीज को फ्लेक्सिबल छोड़ा गया, एयरलाइंस को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, मतलब कंट्रीज को नहीं, एयरलाइंस को फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रीज को, जैसे इंडिया ने तब भी उड़ान स्कीम के अंदर थोड़ा रेगुलेट किया है, ठीक है, तो हर 1 घंटे की फ्लाइट के लिए 1250 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो प्लेन नंबर 1 कहते हैं, वो कहते हैं बैठे रहो। तो ये आपकी कन्वेंशन है। इसने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई और ये भी बनाई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, दूसरी भी बनाई। एयर ट्रांसपोर्ट को मैनेज करती है, वो बाकी एयर ट्रैफिक को मैनेज करती है, उसकी गाइडलाइंस वो बनाती है, एयर ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस बनाती है। 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कन्वेंशन में एयर स्पेस कैसे यूज करनी है, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ इसमें डिसाइड किया। क्लियर है? आज तक ये कन्वेंशन 8 बारी रिवाइज हो चुकी है, चेंजेस किए गए हैं और बस चल रही है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी करंट अफेयर में कोई डाउट? वो वेंडर्स को प्रोवाइड करेंगे। मैं ऑनलाइन भी स्पीकर ऑन कर दूं, किसी को कोई डाउट? सर पॉलिसी, सर जो नीति आयोग ने पॉलिसी बनाई है, तो सर वो तो ऐसी ही होगी ना जैसे वन कार्ड वन देश वन कार्ड वाले वोट वाली। हाँ, तो सर वो पॉलिसी बनाई है
ड्राफ्ट पॉलिसी आई है। नीति आयोग कभी भी, नीति आयोग अगर पॉलिसी बनाता है, पहली बात मैं ये चीज बता दूं, नीति आयोग अगर कोई भी पॉलिसी बनाता है वो फाइनल नहीं होती। अगर वो ड्राफ्ट के बाद फाइनल भी निकाल दे, वो पॉलिसी बनती नहीं है ऐसे। नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम है सिर्फ सलाह देने का। अगर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेगी वो पॉलिसी, नीति आयोग सिर्फ एक थिंक टैंक है जिसका काम है पॉलिसी सरकार को तैयार करके दे। सरकार एक्सेप्ट करे या ना करे, या सारी उनकी मेहनत पे पानी फेर दे, वो सरकार के हाथ में। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? कोई डाउट और किसी को? ऑनलाइन भी किसी को कोई डाउट हो? ये कहाँ लिखा हुआ है नेहा? ईईटी का फुल फॉर्म तो बताओ। सर ये परसों वाले करंट अफेयर में था, नेशनल पेंशन सिस्टम में। ये तो मुझे वो मार्क करके भेजना, मुझे ईईटी का फुल फॉर्म पता चले मैं तभी बता पाऊंगा। ओके सर। ठीक, तो मुझे मार्क करके भेज देना, मैं तब बताऊंगा। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट